तो ये टाइट, इसका आप सिंपल सा याद रख लो। फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपको पता है ऊपर एट्रियस होते हैं, ये राइट एट्रिया आ गया, ये लेफ्ट एट्रिया आ गया, एंड देन ये राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका आप सिंपल सा याद रख लो, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड नेम से ही जाहिर है ये कहां से रिलीज होगा, आपके एट्रिया से रिलीज होगा। और कब रिलीज होगा, जब इनकी वॉल्स स्ट्रेच होंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम। जब भी इनकी वॉल्स स्ट्रेच होंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, तो ये रिलीज करेंगी क्या, एएनपी। कौन स्पेसिफिकली, जो इसके एट्रियल मायोसाइट्स हैं, दिस इज एमसीक्यू, कि एट्रियल मायोसाइट्स क्या रिलीज करते हैं, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड को। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल स्ट्रेच होंगी, तो ये कौन सा रिलीज करेंगे, ये करेंगी ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये रिलीज तो कहां से हो रहा है, वेंट्रिकल से रिलीज हो रहा है, लेकिन हम इसको ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो ब्रेन में हुआ था, तो इस वजह से इसको नेम ब्रेन। लेकिन ये होता कहां से रिलीज है, वेंट्रिकल से। कब रिलीज हो रहे हैं, जब कहां से ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, हमारे ये जो इनकी दीवारें हैं इनकी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो देखो दीवारों की स्ट्रेचिंग कब होगी, जारी सी बात है जब इधर ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो इनकी क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी, और देन ये एएनपी एंड बीएनपी को रिलीज करेंगे। अब आप लोगों को पता चल गया कि ये रिलीज क्यों हो रहे थे और कहां से हो रहे थे, ये चीज आप लोगों को पता चल गई। तो इनका काम था, ये कब रिलीज हुए, जब इंक्रीज्ड वॉल्यूम हुआ, आपके हार्ट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो इनका क्या काम होगा, डिक्रीज करना वॉल्यूम को। ऐसे ही है कि नहीं है, इट मींस कि ये सारे वो काम करेंगे जिससे हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम कैसे हो सकता है, हमने पढ़ा था किडनीज में कि फॉर एग्जांपल दिस, ये एफरेंट आर्ट्रियोल होता था, एंड देन ये आगे आपको पता है पीसीटी एवरीथिंग, वो सारी चीजें होती थी, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाना। तो ये क्या करेंगे, एक एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करवा देंगे। एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो किस तरफ आएगा, किडनीज की तरफ। तो जब किडनीज की तरफ आएगा तो इधर से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी, जब ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी तो आगे ज्यादा से ज्यादा ये कहाँ पे जाएगा जनाब, यूरिन में जाएगा। इट मींस के, और साथ में ये देखो ज्यादा से ज्यादा सोडियम भी फिल्टर होगा, और ये आगे सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देंगी, ऐसा सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देंगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रेनिन को इनहिबिट कर दिया। इन्होंने क्या किया, रेनिन को इनहिबिट कर दिया। तो आपको पता है जब रेनिन आता होता था तो ये क्या करवाता था, रास सिस्टम को एक्टिवेट करवाता होता था, एंड देन जब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता था तो देन सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती होती थी, इनकी एब्जॉर्प्शन होती थी। तो अब इसने क्या किया, इसी रेनिन के रिलीज को ही खत्म कर दिया। तो ये हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। जब सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ये ज्यादा से ज्यादा कहां पे जाएंगे, यूरिन में। तो देखो वाटर के यूरिन में जाने को हम क्या देते हैं, डायूरेसिस, मींस के ज्यादा यूरिन आ रहा है, एंड देन सोडियम के यूरिन में जाने को हम क्या कह देते हैं, नेट्री यूरेसिस, मींस के ज्यादा से ज्यादा सोडियम कहां पे जा रहा है, आपके यूरिन में जा रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट करेगी, डायूरेसिस भी करवाएगी और क्या करवाएगी, नेट्री यूरेसिस। तो यही तो हम चाह रहे थे, हमने क्या किया, वाटर को भी रिमूव कर दिया बॉडी से और साथ में सोडियम को भी रिमूव कर दिया। इट मींस कि हमारी बॉडी में अब क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और यही तो हम चाह रहे थे कि वॉल्यूम कम हो। ठीक है कि नहीं है, एंड देन क्या है कि आपको पता है ये खत्म हो जाएंगे, इनको तोड़ दिया जाएगा। कौन तोड़ेगा इनको, नेप्रिलाइसिन तोड़ता होता है, वो मैं आप लोगों को फार्मा में पढ़ाऊंगा। लेकिन सिंपल आप ये याद रख लो कि इन्होंने क्या किया, इधर जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था उसको कम कर दिया। कम कैसे किया वो हमने सारी चीजें देख ली। आगे अब हम इसी चीज को पढ़ लेते हैं। ये खैर हमने डिटेल से उधर रीनल में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको, ये कहां से रिलीज हुए, एट्रियल मायोसाइट से। कब रिलीज हुए, जब ज्यादा ब्लड वॉल्यूम था उधर। जब ज्यादा ब्लड वॉल्यूम था तो जाहिर सी बात है उधर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो देन ये एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, देखो इन्होंने एक काम तो करवा दिया, डायूरिसिस भी करवा दी, नेट्रीयूरिसिस भी करवा दी। दूसरा काम ये एक और करते थे कि ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी होती है हमारी ब्लड वेसल्स में, उसको ये क्या करवा देते हैं, डायलेट करवा देते हैं, वेजो डायलेशन करवा देते हैं। तो अब देखो वेजो डायलेशन ये कैसे करवाएंगे, ये करवाएंगे जनाब स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएंगे। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, चाहे आपकी फॉर एग्जांपल आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, तो इन सब में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। लेकिन इधर आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि जो आपकी कैपिलरीज होती हैं उनमें स्मूथ मसल्स नहीं होते हैं। दिस इज एमसीक्यूज, कि आपकी कैपिलरीज बहुत वीक होती हैं, ये एक थिन सी लेयर की ऑफ सेल्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है, एंड ये इसके नीचे क्या होती है जनाब, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि स्मूथ मसल्स, कैपिलरीज में स्मूथ मसल्स नहीं होते। सिर्फ कहाँ कहाँ पे स्मूथ मसल्स आपको मिलेंगे, आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में, वेन्यूल्स में, वेन्स में आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे।
इट मींस कि ये जो आपका एएनपी या बीएनपी एक्ट कर रहा है सिर्फ उन स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा। जाहिर सी बात है ये स्मूथ मसल्स पे एक्ट कर रहा है और स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवा रहा है। स्मूथ मसल्स की ये रिलैक्सेशन कैसे करवा रहा है? ये करवा रहा है थ्रू साइक्लिक जीएमपी पाथवे। अब ये जो साइक्लिक जीएमपी का पाथवे है ये हमने फार्मा में डिटेल से पढ़ना है। अगर मैं आप लोगों को अभी चलो पढ़ा देता हूँ साइक्लिक जीएमपी और एएमपी पाथवे। एएमपी वाला पाथवे हमने शुरू में फिजियो में पढ़ लिया था, जब मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टिलिटी का पढ़ाया था ना, तो उधर हमने साइक्लिक एएमपी का पाथवे पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं कि साइक्लिक जीएमपी का पाथवे क्या होता है। ये आप सिंपल सा याद रख लो कि हमारा जो फॉर एग्जांपल ये हार्मोन्स है ना, ये डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक सेल है, कौन सा सेल है? स्मूथ मसल सेल है, ठीक है। तो ये क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल आपका आ गया एएनपी आ गया एंड बीएनपी आ गया, तो ये आके इस सेल के रिसेप्टर्स पे लग जाएंगे। ये इस सेल के जब आके रिसेप्टर पे लगे तो देन क्या होगा, देन इधर से ना जीएमपी बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लिक जीएमपी का सेल के अंदर लेवल बढ़ जाएगा। जब ये साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा तो ये एमएलसी फोस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। किसकी? एमएलसी फोस्फेटेज, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सारा काम क्यों हो रहा है। ये जब एमएलसी फोस्फेटेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो ये क्या करवाएगा, डी फोस्फोरिलेशन करवा देगा एक्टिन एंड मायोसिन की, एक्टिन एंड मायोसिन की। अब देखो जब एक्टिन एंड मायोसिन की डीफॉस्फोरिलेशन होती है तो उस वक्त स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये भी आप लोगों ने इस चीज को याद रख लेना है। एंड जब एक्टिन एंड मायोसिन की फोस्फोरिलेशन हुई पड़ी थी, ये क्या था, इधर फोस्फेट ग्रुप इनके साथ ऐड था, देन ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखो आपके एएनपी एंड बीएनपी ने क्या किया, एएनपी एंड बीएनपी ने क्या किया, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ा दिया। साइक्लिक जीएमपी का जब लेवल बढ़ा तो इन्होंने एमएलसी फॉस्फेटेज को एक्टिवेट किया। एमएलसी फॉस्फेटेज ने क्या किया कि ये जो एक्टिन एंड मायोसिन था इसमें से इस फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा दिया। जब डीफॉस्फोरिलेशन हुई तो अब आपके पास सिंपल क्या पड़ा है, एक्टिन एंड मायोसिन। अब ये इस फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये स्मूथ मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अब इसका जो आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है, देखो ये एएनपी एंड बीएनपी समझो, ये बादशाह के दरबार में गए हैं। तो आपको पता है जब दरबार में जाते हैं तो आगे कोई पैगाम लेके जाता है, आप सारे अंदर नहीं, आप खुद अंदर नहीं जा सकते। तो इसी तरह ये क्या गए हैं, सेल के जो स्मूथ मसल सेल है उसके दरबार में गए हैं। और आगे आपने इसने दूसरा एएनपी एंड बीएनपी ने किसको पैगाम दिया, साइक्लिक जीएमपी को। साइक्लिक जीएमपी ने आगे किसको पैगाम दिया, एमएलसी फॉस्फेटेज को। एमएलसी फॉस्फेटेज ने किसको पैगाम दिया, आगे इनको दूसरा हमारा एक्टिन एंड मायोसिन को। और इधर से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके अब हमारे पास सिंपल एंड एक्टिन एंड मायोसिन है। तो ये क्या कर जाएंगे, अब रिलैक्स स्मूथ मसल आपका मींस के आपकी ये जो ये हमने क्या बनाया है, इसी आर्टरीज का सेल बनाया ना। तो अब देखो स्मूथ मसल इनके रिलैक्स हो गए तो ये डायलेट कर देंगे। ये सिंपल सा। अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट करते, अगर इस फॉर्म में होते, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो इस फॉर्म को करेगी दूसरा बढ़ाएगी तो वो क्या करवा देगी, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी। तो उस वक्त आपको ये जो वेसल्स हैं वो क्या मिल जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ लग गई होगी। ये कौन से सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं, साइक्लिक जीएमपी वाले। एंड यही एमसीक्यूज है कि ये जो एएनपी एंड बीएनपी है ये कौन से सेकंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करते हैं, साइक्लिक जीएमपी वाले। ये इसमें भी आगे एक चीज है, फॉर एग्जांपल आपके पास होता है जीटीपी सेल्स के अंदर क्या होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करवाते होते हैं गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। तो ये चाहे उस डिटेल में ना जाओ, लेकिन फिलहाल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्होंने साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ाया एंड देन क्या करवा दी, वेजो डायलेशन करवा दी, रिलैक्सेशन करवा दी। सारा प्रोसेस यहाँ ना भी याद हो तो इन्होंने क्या किया, साइक्लिक जीएमपी वाले प्रोसेस के क्या करवा दी, वेजो डायलेशन करवा दी। देन आपको पता है इन्होंने डिक्रीज की सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लिए क्या जरूरी था, आपको एल्डोस्टेरोन चाहिए होता था। ऐसे ही है कि नहीं है, इन्होंने तो एल्डोस्टेरोन को, ये देखो ना, इन्होंने तो इस सिस्टम को खत्म करवा दिया। इट मींस कि इन्होंने एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को ही खत्म करवा दिया। जब देखो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन कम होगी तो जाहिर सी बात है हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो थी उधर से सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो वही है। एंड देन मैंने आप लोगों को बताया इन्होंने वेसल्स को क्या किया, डायलेट करवाया। तो डायलेट किसको करवा दिया, आपकी एफरेंट रीनल आर्टरियूल्स को डायलेट करवा दिया। एंड देन इस चीज को आपने रट्टा लगाना है कि इन्होंने कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया इफरेंट आर्टरियूल को। अब इसका मैं आप लोगों को ना मैकेनिज्म समझा देता हूं कि इन्होंने एफरेंट आर्टरियूल को क्यों डायलेट करवाया और इफरेंट आर्टरियूल को क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया। अब देखो ये आपकी एफरेंट आर्टियूल आ गई जो ग्लोमेरुलस के अंदर जा रही होती है, एंड देन ये इफरेंट आर्टियूल आ रही जो एग्जिट कर रही होती है, एंड देन ये आपका बोमेन कैप्सूल होता है और इधर सारी फिल्ट्रेशन होती है बोमेन स्पेस में। ऐसे ही है कि नहीं है।
अब देखो इन्होंने क्या किया, एफरेंट आर्ट्रियोल मींस के जहां से ब्लड आ रहा था उस वाले पाइप को डायलेट करवा दिया, एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करवा दिया। अब देखो अगर ये वाला पाइप भी डायलेटेड रहता तो ब्लड ने जल्दी से आना था, आगे जल्दी से गुजर जाना था। तो इन्होंने क्या किया, ये चाह रहे हैं इधर फिल्ट्रेशन ज्यादा होता कि इधर से ज्यादा वॉल्यूम हो और वो कहाँ पे जाए, यूरिन में। तो इन्होंने सियानापन ये किया, समझदारी ये की कि इन्होंने अगले पाइप को थोड़ा सा क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, मींस के इन्होंने इफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है अब जो ब्लड है वो इधर भाग के तो नहीं ना आएगा, ब्लड इधर भाग के तो उतनी जल्दी से तो नहीं आएगा, इधर थोड़ा सा रुकेगा। जब इधर थोड़ा सा रुकेगा तो ज्यादा काम क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी, एंड देन फिल्ट्रेशन होगी तो ब्लड सारा मींस के आपका यूरिन ज्यादा बनेगा, मींस के सोडियम वाटर की रिटेंशन अब कम हो जाएगी, डायूरिसिस होगी, नाइट्रियूरिसिस होगी। ओके हो गया। तो ये है। अब देखें ये प्रमोट किसको कर रहे थे, डायूरिसिस को ज्यादा क्या जा रहा था, आपका सोडियम वाटर एवरीथिंग कहाँ पे जा रही थी, यूरिन में जा रही थी। एंड कंट्रीब्यूट टू एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन क्या करवा रहा था भाई, हमने जो बात कर रही, एल्डोस्टेरोन जब आता था तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता होता था, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। तो इन्होंने क्या किया, एल्डोस्टेरोन को बनने ही नहीं दिया, ठीक है ना, उसको प्रॉपर काम करने दिया। तो अब इन्होंने सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दिया। रीअब्जॉर्प्शन जब आपको पता है जब इधर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे जाएंगी, यूरिन में जाएंगी, तो वो यूरिन में जाने लग गई। ओके ने भी सेम काम करना है, काम क्या करना है, इसने भी सेम करना है, बस ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, वेंटिकुलर मायोसाइट से रिलीज हो रहा है। एंड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड टेंशन, अब उसने सिर्फ नेम चेंज किया और आप लोगों ने इधर परेशान हो जाना। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंटिकल है, इधर देखो ज्यादा ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा टेंशन होगी ना, मैं आप जिस तरह समझता हूँ इससे ज्यादा टेंशन होगी इसको बाहर निकालने के लिए, इट मीन्स कि ज्यादा ब्लड आया है, ज्यादा टेंशन, ज्यादा वॉल्स पे स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसे ही है कि नहीं है। तो देखो ज्यादा ब्लड आया, ज्यादा इनकी क्या होगी, डायलेशन होगी लेफ्ट वेंटिकल की, तो क्या रिलीज होगा, बीएनपी। बात वही सेम है, इधर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। अच्छा, सिमिलर फिजियोलॉजिकल एक्शन टू एएनपी, जिस तरह क्या काम कर रहा था हमारा एएनपी काम कर रहा था वैसे ही बीएनपी, लेकिन इसकी क्या होती है, लॉन्गर हाफ लाइफ होती है, मींस कि ये ज्यादा देर तक रहेगा बीएनपी, जबकि एएनपी थोड़ी देर तक रहेगा। अब देखो हम ये सारी चीजें पढ़ क्यों रहे हैं, वो इस वजह से कि आपने बंदे के ब्लड में बीएनपी का लेवल चेक करना होता है। अगर बीएनपी का लेवल राइज्ड हो तो वो किसको शो कर रहा होता है, हार्ट फेलियर को। अब वो चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो एक बंदे का हार्ट फेल कर गया, लेफ्ट वेंटिकल क्या हो गया, फेल हो गया, या फॉर एग्जांपल चाहे राइट वेंटिकल फेल हो जाए तो उसको हम कहते हैं राइट हार्ट फेलियर, अगर लेफ्ट वेंटिकल फेल हो जाए तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर फॉर एग्जांपल। अब देखो क्या होगा, लेफ्ट वेंटिकल या फेल हो गया तो ये इधर एओर्टा में ब्लड को पंप कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे पूल करेगा, लेफ्ट वेंटिकल में। तो इसकी वॉल्स क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी, इन पे टेंशन बढ़ जाएगी, इन पे टेंशन बढ़ जाएगी तो क्या रिलीज होगा, बीएनपी रिलीज होगा। ऐसे ही है, इट मींस के जो हार्ट फेलियर वाला बंदा है उसमें आपको इंक्रीज्ड मिल जाएगा बीएनपी। और एक एट्रिया से रिलीज हो रहा था, एक वेंटिकल से रिलीज हो रहा था। रिलीज कब हो रहे थे, जब आपके एट्रिया या वेंटिकल में वॉल्यूम बढ़ रहा था, टेंशन बढ़ रही थी, तो उन्होंने क्या करवाना था, ब्लड वॉल्यूम को कम करवाना था ताकि आपके जो हार्ट है उस पे लोड